अब तक गवर्नमेंट ने टोटल कितना पैसा अलॉट किया है और कितना खर्च कर चुकी यमुना एक्शन प्लान और नमामि एक्शन प्लान दोनों में, और सरकार ऐसी क्या गलती कर रही है जो इतना पैसा खर्च करने के बावजूद नदी साफ होकर नहीं दे रही। यमुना एक्शन प्लान जो थर्ड है, कुल मिला के जो 1993 से शुरू हुआ है, उसमें करीब करीब तीनों फेजों में अभी तक 1500 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। अब उसके बाद तो क्या हुआ है कि जो यमुना एक्शन प्लान जो चल रहा है उसमें नमामि गंगे की जो योजनाएं हैं, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो योजनाएं चल रही हैं और NMCG ने भी पिछले 5-6 सालों में 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। कुल मिला के पिछले 30 सालों में यमुना नदी की शुद्धता, प्रदूषण मुक्ति, सफाई के लिए करीब 4100 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है सरकार की तरफ से। ये नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान दोनों को जोड़ के 1993 से। और 2014 से कितना खर्च हो चुका? 2014 से आपका 1500 समथिंग तो आपका यमुना एक्शन प्लान में लग गया है, और नमामि गंगे ने करीब करीब 5800 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया है नदी, यमुना नदी की सफाई। उस 5800 करोड़ में से करीब करीब आपका 2500 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। अब तक टोटल कितने एसटीपी बन चुके हैं और उनसे प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में कितने एसटीपी हैं? यमुना एक्शन प्लान NMCG के तहत यमुना की नदी की सफाई के लिए 191 के करीब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें से करीब आधे 50% तो ठीक से काम ही नहीं करते हैं। जो कुछ थोड़ा काम भी करते हैं, उनमें से जो ट्रीटेड वाटर होता है उसको भी रीयूज करने की बजाय ज्यादातर उसको नदी में ही डाल दिया जाता है, तो उनका भी कोई लाभ नहीं होता। गवर्नमेंट का अगर पैसा ना होता तो मानते गवर्नमेंट इतना नहीं कर पा रही, बट जो गवर्नमेंट पूरा खर्च कर रही है, तो कुछ लोगों से, रिसर्चर से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जितनी स्पीड से कर रही है ना, उनकी स्पीड बहुत कम है, पैसा बहुत खर्च कर रही है, उनकी स्पीड इतनी कम है कि एसटीपी आधे चल रहे हैं, आधे तो पेंडिंग क्या है ना, इंडस्ट्रीज है, उनको देना है लाइसेंस, पर देन सब जगह आपको पता है कि वो लोग भी छोटा रास्ता ढूंढने के ऊपर खर्चा है। अगर आप जो उनके एफ्लुएंस हैं, जो इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, उसको ट्रीट करेंगे, उसका खर्चा है, तो वो भी बाईपास कर दे। तो हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा बिफोर उनके जो एफ्लुएंस है, इंडस्ट्री के एफ्लुएंट है, वो पानी में डालने से पहले। तो ये हमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने पड़ेंगे और स्ट्रिक्ट फाइन्स लगाने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। बट जैसे बोसी कानपुर में लेदर इंडस्ट्रीज होती है, जितनी भी है, ये इतनी छोटी होती है, होता है ना, स्टार्टअप होते हैं कि इनके पास इतना बजट नहीं होता कि ये इतने बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। तो सच तो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगा ना, एक मेन नाले के ऊपर एसटीपी करना पड़ेगा और इस पे बहुत जोर देना पड़ेगा। अगर हमें बचाना है इन रिवर्स को नाले से कन्वर्ट होने से पहले, तो हमें करना पड़ेगा। कि आप देखिए पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, हमारा वेस्ट कितना है, यहाँ देखो पूरा हिल बन रहा है वेस्ट, इंडस्ट्रीज कितने जोरों से बढ़ रही हैं, उसी उतने ही जोर से हमें ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, उतने ही लगाने पड़ेंगे और हर लेवल पे लगाने पड़ेंगे। पर फिर भी कुछ तो चीज है जो मैं समझ नहीं पा रहा। ये गवर्नमेंट पानी रोक के साफ करनी भरने दिखाती है लोगों को, तो ये क्यों, जब ये ओपन ड्रेनेज सिस्टम खुले पड़े हैं, इनकी जगह ऐसी क्यों, जो गवर्नमेंट पैसा दिया है, ये पैसा अलॉट नहीं करता, पैसा कर रखा है, तो गवर्नमेंट ये भगाने की कोशिश क्यों करती है लोगों को? ये सवाल मैंने कई स्तर पर अधिकारियों से बात, तो ये नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट है, प्रयास तो कर रहे हैं। अब पहले 10 एसटीपी बनाई तो सीवर लोड उस समय मान लीजिए 1000 KLD था, अब अनुमान बता रहा हूँ, जनसंख्या बढ़ गई डबल, सीवर लोड हो गया डबल, तो अब शोधन क्षमता आधी रह गई, तो फिर 10 से 20 जाना है। समस्या है अनवरत दिल्ली का फैलना, घनी आबादी दिल्ली में आना, और आप हमारे जीवन शैली में हाई कंजम्पशन का आना, जिससे वह क्षमता दोनों एक साथ नहीं चल पा रही है। प्रयास हो रहा है लेकिन ये शोधन क्षमता पीछे हो जा रही है। तो 50% एसटीपी प्रॉपर्ली वर्क क्यों नहीं कर रहे? पैसे की कमी तो आ नहीं रही, तो वजह क्या है? ये एक बड़ा पर्सन है और थोड़ा सा जटिल पर्सन भी है, इसमें कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं। पहली बात है कि एसटीपीज का जब प्लान किया जाता है, उस समय कितने प्रदूषित जल के अनुमान के लिए उनको बनाया जाता है, और जब तक वो बनते हैं उस समय तक वो प्रदूषित जल की मात्रा जो काफी बढ़ जाती है। फिर एसटीपीज बनने के बावजूद भी बहुत सारे एरिया जो हैं एसटीपीज के आसपास के, जिसमें एसटीपीज में गंदा पानी आना चाहिए, तो वहाँ सीवरेज लाइनें नहीं बिछी होती है। फिर क्या होता है, उनको ज्यादातर ठेकेदारों के जरिए चलाया जाता है। ठेकेदार भी अलग से कई तरह की गड़बड़ियां करते हैं एसटीपीज के संचालन में। ऑपरेशनल कॉस्ट बचाने के लिए जो वहाँ मैन पावर चाहिए, उनके साथ काम नहीं करते हैं, उनका ऑपरेशन नहीं करते हैं, और भ्रष्टाचार का भी एक मुद्दा हो जाता है। फिर एसटीपीज में जिस तरह का प्रदूषित जल जा रहा है, एसटीपीज का आप मतलब देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कि वो प्योरली जो सीवेज है उसी को ट्रीट कर सकते हैं।
पर आज हमारे एसटीपीज में दुनिया भर के एफ्लुएंट्स जा रहे हैं, उसमें एक इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट्स हैं, हमारे घरों से भी दुनिया भर के केमिकल्स निकलते हैं, चाहे वो डिटर्जेंट में हो, चाहे वो साबुन में है, चाहे दूसरी चीजों में हो। इस तरह के केमिकल्स जाने से उनकी संचालन की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, तो ये भी एक कारण है। एसटीपी तो सरकारी है, तो फिर ठेकेदार उसे कैसे संभाल रहे हैं? सरकार के पास अक्सर क्या होता है कि बनाने के लिए और उनके संचालन के लिए निजी कंपनियां हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी सेवाएं लेती हैं। कई बार पूंजी की कमी होती है सरकार के पास, कई बार सरकार के पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती, तो इसलिए प्राइवेट जो सेक्टर है उसको इस एरिया में इनवाइट किया जाता है कि वो एसटीपीज का संचालन करें। एक एसटीपी बनने में कितना समय लगता है? अलग अलग समय लग सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी किस कैपेसिटी का बना रहे हैं। छोटा बना रहे हैं 5-10 mld वाला, या 30-40-50 mld वाला बना रहे हैं। फिर दूसरे फैक्टर भी होते हैं, क्या फंड ठीक से आया है, क्या उसके लिए जमीन ठीक से मिल गई है, बनाने वाली कंपनी कौन है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। दिल्ली की बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ड्रेन कौन सी है? ड्रेन तो दिल्ली में करीब 22 नालाएं हैं। नजफगढ़ जो नाला है, साहिबी नदी होती थी जो कभी, वो काफी बड़ी ड्रेन है। सादरा की जो ड्रेन है, बारापुला का नाला, वो भी अपने समय में कोई नदी रहती थी। जो बड़े नाले भी नदी में मिल रहे हैं, वो भी कभी बरसाती पानी लाते थे, सरकार का ही बनता है। जिस तरह से दिल्ली का विकास हो रहा है, उनमें इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है कि दिल्ली में जो लोग आ रहे हैं, कॉलोनियां बनी हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उनका मल जल वो शुद्ध हो, उसके निराकरण के लिए जो एसटीपीज बने हैं वो ठीक से काम करें, जिसके लिए इतना सारा बजट लगाया जाता है। पीने का पानी कहाँ से आएगा उतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, उसका ध्यान रखा जाए। मतलब अर्बन प्लानिंग जो है तरीके से होनी चाहिए। वो कोई एक व्यक्ति, आप और मैं तो अर्बन प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें तो सरकार की भूमिका ज्यादा है। क्या बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो चुके हैं? बंद होने का तो ऐसा मतलब बंद नहीं हो रहे हैं, मगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे, वो बड़ा पर्सन है। एसटीपी में ये होता है कि जिस क्षमता के वो बनाए जाते हैं, उस क्षमता के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं उस क्षेत्र में, और दूसरी जल की मात्रा बढ़ गई है, सीवेज की मात्रा बढ़ गई है, तो वो प्रयोजन उसका फिर सिद्ध नहीं होता है। तो कोई ऐसा एसटीपी बंद तो नहीं हुआ है। अगर ये क्लोज नहीं हुए तो बहुत सारे एसटीपी पेंडिंग में क्यों हैं? पेंडिंग जो दिल्ली की पहली समस्या थी कि एसटीपी फुली फंक्शनल नहीं थे, तो सिविल सोसाइटी वैज्ञानिकों ने और अधिकारियों ने जोड़ लगाकर सबको फंक्शनल कर दिया हुआ है। अब इसमें दो सरकारों की पहलू है, इसको गौर से समझेंगे, क्योंकि भारत देश में एक फेडरल डेमोक्रेसी है। जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी आती है, और इसमें अब केंद्र से पैसा मुहैया हो सकता है या किसी स्कीम में केंद्र उनको दे सकती है, क्योंकि जो दिल्ली जल बोर्ड है उसका मूल एक काम है सीवर का। तो अब है कि क्या दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कम बनाई? उनके अनुसार से अभी कुछ क्षमता कम है, 200-300 MGD का और बनना बाकी है, लेकिन 600 MGD का बना रखा है। समस्या यह है कि क्या वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे अपने अनफिल्टरा सिंधी जो यूट्यूबर है, उन्होंने वो भारद्वाज आप पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है। तो क्या मानते हैं झूठ है क्या सही है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का नाम लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लगाती है। और मैंने रिसर्च से बात की थी, गुलाटी दिल्ली के हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे अलॉट कर रखा है, बट ये स्टेट गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। तो नहीं, बट ये जब तक फैक्ट एंड फिगर को मैं देख नहीं लूं, कैसे मालूम है कि कौन पैसा दिया कौन नहीं दिया? दोनों यही कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमने पैसा दिया, ये कहते हैं कि हमें पैसा मिला नहीं। लेकिन जब तक जनता में पूरी तरह फैक्ट एंड फिगर नहीं आवे, तो हम तो आम जनता की तरह कुछ बोल नहीं सकते। इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से? लाइक गवर्नमेंट से पूछो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहेंगे मैं पैसा अलॉट कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी पैसा मिला नहीं, तो फिर पैसा अटका कहाँ है? गवर्नमेंट खाके बैठ गई, अटका कहाँ है पैसा? ये एक आम जनता की ये बहुत अच्छी सवाल है कि जब हम राज्य सरकार से पूछे तो कहती है केंद्र ने पैसा नहीं दिया, और केंद्र से पूछे तो कहती है राज्य को पैसा दे दिया, राज्य ने कार्य किया नहीं। अब समस्या है कि पानी जो है राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, केंद्र उसमें घुस नहीं सकता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। तो अब है कि सरकार से ही जनता सवाल पूछेगी कि भाई सही में आप आंकड़े दे दो, प्रूफ्स दे दो कि आपने दिया है नहीं दिया है आवंटन आपके। इसके लिए देखिए, एक समय था जब हर पार्टी के मैनिफेस्टो में यमुना क्लीन आया था। क्यों? क्योंकि जनता की आवाज उठी थी। जनता के प्रतिनिधि वह यह सवाल संसद में, असेंबली में उठावेंगे। जब असेंबली के माध्यम से या सांसद के माध्यम से वह विभाग के पास जाएगा तो विभाग सही आंकड़े देगी। जनप्रतिनिधि का कार्य यही है, वो क्यों सो रहे हैं? अब तो स्टार्ट तो पार हो जाए।
वो अलग बात है। ये MLD और MGD में क्या अंतर है, आखिर ये क्यों बनाए गए, इनकी क्या जरूरत थी? मिलियन लीटर्स पर डे MLD होती है और मिलियन गैलन्स पर डे MGD। ये कुछ नहीं है। MGD जो है यह दिखाता है कि कभी आप अंग्रेजी हुकूमत के तहत रहे हुए हैं, क्योंकि ये जो गैलन है ना इंग्लैंड में यूज की जाती है, तो चूंकि अंग्रेजों ने यहाँ की सिस्टम बनाई थी तो ये गैलन कैरी ओवर हो गया। लीटर जो है और मीटर क्यूब है यह ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनली यूज होता है। तो अब चूंकि हैंगओवर है वो नियमता वो लीटर या मीटर क्यूब यूज होनी चाहिए। 2019 में सोच NDTV पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें उसने कहा था कि वेस्ट बंगाल के अंदर 49% वाटर ट्रीट किया जाता है, मतलब 51% अनट्रीटेड वाटर को डायरेक्ट रिवर में डंप कर दिया जाता है। और जब वहाँ के STP की क्षमता 457 mld की है तो फिर खाली 214 mld क्यों ट्रीट किया जाता है? हर STP जो यूनिट है उसका रेगुलर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चाहिए और उसके लिए सरकार को इतनी संवेदना होनी चाहिए कि उसके लिए फंड अलॉट हो, नहीं तो वो चल नहीं सकता, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस काफी होती है और उसमें कंज्यूमेबल काफी लगता है, खर्चे मतलब जो केमिकल्स वगैरह काफी लगते हैं। तो STP है वो खराब हो गया और अगर आपने उसके लिए फंड अलोकेट नहीं किया तो चलने में दिक्कत आएगी। अब है कि बंगाल में अगर ये फैक्ट है तो ये बंगाल सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी, वो जवाब देगी। लेकिन शायद आप ये भी पूछना चाह रहे हैं, जो मैं आपके क्वेश्चनर से समझ रहा हूँ, कि कुछ डैम्स हैं बंगाल में जिनकी क्षमता सिंचाई की बहुत ज्यादा थी, फरक्का की बात करते हैं लोग, और आज वो क्षमता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसको रखा क्यों गया है, यह एक मुद्दा है। देखिए आप एक गाड़ी खरीदते हैं उसका कोई लाइफ होता है ना, 15 साल कर दी, बहुत खींचोगे 20 साल चलेगी, उसके बाद तो स्क्रैप होगा ना। तो डैम क्यों नहीं स्क्रैप होते हैं, उनकी भी तो लाइफ है, 100 साल थोड़ा ही चलेगा, वो भयावह हो जाएगी। पहले भी मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या उस इलाके में पूरी सीवरेज नेटवर्क हो गया था। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, STP जब बनाते हैं तो आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाते हैं, उसमें आप आकलन लगाते हैं कि पानी की सप्लाई इतनी है इस एरिया में, पॉपुलेशन इतनी है, वाटर कंजप्शन को देख के फिर इतना वेस्ट वाटर जनरेट होता है, इस समय इतना हो रहा, इसी आधार पर आने वाले 10 या 20 साल बाद वेस्ट वाटर इतना बढ़ जाएगा, तब आप उस STP की कैपेसिटी को प्लान करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कोई STP है जिसको 8 mld की जरूरत है बट उसकी क्षमता खाली 5 mld की है, 3 mld एक्स्ट्रा है, तो अगर 3 mld अनट्रीटेड वाटर को डायरेक्ट रिवर में डंप करने की जगह उसको स्टोर किया जाए तो उसे डायरेक्ट न छोड़ा जाए, तो ऐसा क्यों नहीं होता, उसको डायरेक्ट क्यों डंप कर दिया जाता है रिवर में? इसके लिए योजना तो चाहिए कि आप उस पानी को कहीं पर रोकेंगे, उसको शुद्ध करेंगे, उसको रिसाइकिल करेंगे, दूसरे प्रयोजनों में इस्तेमाल हो, उसके लिए कुछ विचार करेंगे, प्लान बनाएंगे, प्लान तो हो। रिवर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से बहुत सारे इशू फेस कर रहा है, पर क्या डैम की वजह से भी उसे इशू फेस करने पड़ रहे हैं? ये मॉर्फोलॉजी वेरिएबिलिटी क्या रोल प्ले करता है रिवर फ्लो में? जो नदी एक फ्लोइंग रिवर है, यह एक जीवाणु के तरह, इट बिहेव्स लाइक एन एनिमल, इट एडजस्ट्स, इट फ्लोज, और जो इसकी मॉर्फोलॉजी है कि वो कहाँ सैंड बार बनाएगा, कहाँ पॉइंट बार बनाएगा, यह सब उसके परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे आप एक मनुष्य है और ज्यादा खाएंगे तो तगड़े होंगे, कम खाएंगे तो बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे। तो जब आप नदी में बांध बना दोगे, नदी में बराज बना दोगे, तो उसकी मॉर्फोलॉजी उसी के अनुसार से अडाप्ट कर लेती है और इवॉल्व करती है। रिवर बैंक इरोजन भी इसका एक पार्ट है। आप देखिएगा अगर दिल्ली जाएंगे तो ITO बराज है, पिछली फ्लड में वो खुला नहीं क्योंकि बहुत बड़ी सैंड बार वहां आइलैंड बन गई है, क्योंकि वो रिवर ने अडॉप्ट किया और जहां उसके वेलोसिटी को रोकी गई, अपना पूरा का पूरा गाद वहीं गिरा दिया। तो मॉर्फोलॉजी वेरिएबिलिटी एक्वेटिक लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालता है? एक्वेटिक लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो एक एक्वेटिक लाइफ है उसमें रिवर आइलैंड, सैंड बार्स, पॉइंट बार्स, ये ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं, नेस्टिंग ग्राउंड होते हैं। तो अगर इनको आप चेंज करेंगे तो वो लाइफ थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब होगा और नए इक्विलिब्रियम में आएगा। हरिद्वार में होता है कि डैम वाटर का पानी रोक के साफ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें साफ कर रहे हैं, बट जो ड्रेनेज ओपन ड्रेनेज सिस्टम ही होते हैं ये खुले हैं, तो क्या मानते हो कि ये खाली ड्रामे हैं, होने क्या आएंगे? देखो सही बताएं, जब आप फेंस के बाहर सिस्टम को अक्यूज करते हैं ना, जब कभी मौका मिले सिस्टम में आके और चलाइए तो इतना आसान नहीं होता है। रेटोरिक्स चलता है, लेकिन सरकार इतने दिनों से इसलिए चल रही है कि कुछ एक वहाँ पे कर्मठ और ईमानदार लोग सिस्टम को चला रहे हैं। अब है कि गलतियां हो सकती है, तो अब है प्रश्न कि जब डैम का पानी
शोधित करके साफ करके जा रहा है और नाला सीधा नदी में जा रहा है। यह है पहाड़ों की समस्या है और मैंने खुद देखा है, यह चूक है। यह सरकार को क्या करनी चाहिए, सारे नाले को जोड़कर और फिर उसको साफ करके नदी में जाए। लेकिन इससे समस्या इसलिए नहीं है कि इतनी घनी आबादी नहीं है और पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वह डाइल्यूट हो जाता है, वह स्वतः डाइल्यूट हो जाता है। अब आपको मैं उदाहरण दूं कि अगर ऋषिकेश गंगा में आप सीधे नहाते हैं तो पूरे ऊपर से श्रीनगर शहर का, पौड़ी का, सबका नाला उसमें मिलता है, घरों का, सबके नाले का, सबका जो नित्य क्रिया का फीकल वेस्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जो आप लोग बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वो सब का पानी। लेकिन ऋषिकेश में श्रद्धा से आप स्नान करते हैं क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है ना कि वह शोधित हो जाता है। तो वहाँ एडवांटेज ये है। अब है कि हाँ, अब हमें पहाड़ों में सरकारें, चूंकि अब वहाँ आबादी बढ़ रही है, तो ऐसा एसटीपी मुख्य नदी से पहले लगाना पड़ेगा। अभी रंग में फर्क इसीलिए नहीं दिखता है ना कि जो श्रीनगर शहर है, पौड़ी शहर है और तमाम शहर है जो गंगा जी के ऊपर में, इनका डिस्चार्ज इतना कम है और नदी में इतना वॉल्यूम है कि वह लुप्त हो जाती है। नदी तो साफ हुई है, हरिद्वार में पानी तो साफ हुआ है, पहले से तो साफ हुआ है, पर फिर अगर लोग ही इतने सारा वहाँ पे डालेंगे तो कितना आप साफ रख पाएंगे। बट कुछ लोग कहते हैं कि इस टाइम देखिए मोदी जब जाते हैं इंटरव्यू देने तो उस टाइम डैम का पानी खुल जाता है और वैसे पानी को डाइवर्ट कर दिया। नहीं, मैं तो हरिद्वार गई हूँ, हरिद्वार पहले से बहुत साफ है और ऊपर से जो पानी आ रहा है, पर हरिद्वार के बाद, क्योंकि हरिद्वार में इतना सारी एक्टिविटी हो रही है, लोग भी तो हमें एज ए सिटीजन जागरूक करना पड़ता। पहले जो प्रैक्टिसेस चलती थी, पहले पॉपुलेशन कितनी थी, अब पॉपुलेशन कितनी हो गई है। पहले अगर एक आदमी हरिद्वार जा रहा है, अब करोड़ों में जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि पानी का क्या हाल होने वाला है। तो हमें कुछ प्रैक्टिसेस को छोड़ना पड़ेगा। प्लास्टिक ये जो पैकेट है और ये फूल है, थोड़े एक दो डाल दो। मतलब हमें एज ए सिटीजन, एज ए अवेयर सिटीजन अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी हमारी जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। और जैसे वाराणसी में सामने ही शमशान घाट बना हुआ है, तो सब कैसा मानते हैं? अब कुछ चीजें मान्यता है, अब उसको कैसे छोड़ सकते हैं? अब किसी को बोलेंगे भी कुछ मान्यताएं पर चली आ रही है, उनको छोड़ना, उसके दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे। क्या करें? जो आप हरिद्वार की बात बता रहे हैं वो थोड़ा सा समझनी होगी हमें, क्योंकि जो हरिद्वार में जहाँ पर आजकल स्नान वगैरह होते हैं ना, वो गंगा नदी नहीं है, वो तो एक नहर है। एक बैराज बनाकर उस नहर में पानी डाला गया है। गंगा नदी तो दूसरी तरफ से बह रही है। बहुत सारे लोग उस हरिद्वार में नहर को ही गंगा नहर को ही गंगा नदी मान बैठे हैं, जबकि नदी दूसरी तरफ है। अगर आप नदी पर कोई बांध बनाकर, बैराज बनाकर उसका पानी दोहन करते हैं और उसमें इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि उस पानी पर नदी का भी हक है और नदी के आवश्यकता अनुसार कि वो बहती रहे, उसमें जलीय जीव जंतु रहे, उसमें नौकायन हो, उसमें लोगों का रोजगार चले, अगर उसका ध्यान नहीं रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी केवल नहरों में बांटते हैं, तो आप नदी की एक तरह से हत्या कर रहे हैं। वर्तमान में जो यमुना नदी की स्थिति मैंने पहले भी बताया, वो 12 से बरसाती हो गई है। आप ये लगाइए कि अक्टूबर नवंबर के बाद से जैसे बाढ़ का प्रभाव कम होता है, बाढ़ के पानी का मई जून तक, मानसून सीजन तक नदी में बहुत कम बहाव होता है। उसका बड़ा कारण ये होता है कि उसके जल का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। उद्योगों के लिए, पेयजल के लिए, कृषि के लिए सबसे ज्यादा पानी सिंचाई के लिए ही निकाला जाता है नदी से। एल्गी नदी में कैसे क्रिएट होती है और क्या एल्गी भी वाटर पोल्यूशन का कारण है? एल्गी तो थोड़ी बहुत एल्गी तो होती है, ऐसे है कि एल्गी नहीं होती। उसको लाइट मिलेगी और उसको न्यूट्रिएंट मिलेंगे, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो मिलेगा। प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट को भी नाइट्रोजन, फास्फोरस। एल्गी भी वही है, ग्रीन है, उसको वो चीज बहुत ग्रो करेगा। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं जो दिए गए, जो पानी में लीच आउट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू आ रहे हैं, इससे भी एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और उससे भी वो पानी धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑक्सीजन जो है, डिमांड है जो, वो सारा एल्गी ले लेता है। एल्गी एक नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पानी में होता है, पर वो जब ज्यादा तादाद में फैल जाए, पानी में फैल जाए, आपने कहीं देखा होगा नदियां लाल सी ऊपर से लगती है, इवन आप डल लेक देख लें, उसमें पूरा ग्रीन कवर हो जाता है। तो उनको ज्यादा जब ये नाइट्रोजन या फास्फोरस मिले, जो या तो फर्टिलाइजर से आ रहा है या इंडस्ट्रियल वेस्ट से आ रहा है, तो वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। जब वो तेजी से ग्रो करेंगे, वो पूरे पानी में फैल जाएंगे और पूरे पानी का ऑक्सीजन ले लेंगे। तो जो पानी के जीव है उनको वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। नहीं, नाइट टाइम से हर चीज को डे एंड नाइट साइकिल तो है ही है, नेचुरल है वो। तो वो धूप में या लाइट में ज्यादा ग्रो होते हैं, मर नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि रात को मर जाते हैं। 4 GB में मर जाते। ये रिवाइविंग लेक्स क्या होता है और इनका प्रोसेस क्या है? आप अगर एक पूरे प्राकृतिक पानी की व्यवस्था की बात करें तो बारिश की बूंद आती है, वो अब बहकर सबसे पहले जो उस क्षेत्र के लेक और पौंड है उनको भर के छोटे से नदियों नालों से होते हुए मुख्य नदी में जाती है। ये जो लेक है, ये स्मॉल वाटर बॉडीज एक शोधन यंत्र है भिन्न भिन्न जगहों, जिनको
वहाँ की जनता और पशुधन इस्तेमाल करती है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब है कि रिवाइवल की क्या जरूरत है। आपने जब विकास के दौर में इन लेक्स में पानी जाने का रास्ता बंद कर दिया, फिर इनमें गाद मलबा भर दिया, गांव वालों ने सीवर डाल दिया, तो रिवाइवल की प्रक्रिया 3 तरह की है। एक, इसका फिजिकल जो उसकी स्ट्रक्चर है उसको वापस की जाए, उसके पाथवेज को दुरुस्त किया जाए या नई पाथवेज बनाई जाए, और प्रदूषित जल को उसमें न आने दिया जाए, जल को शोध करके उस लेक में आने दिया जाए। मैं सिर्फ दिल्ली का उदाहरण देता हूँ या अन्य तरह का, दिल्ली जी हर जगह है। शहरीकरण का दोष है यह। शहरीकरण में क्या हुआ कि आबादी बढ़ गई। आप दिल्ली में गंगा की पानी लाते हैं, सतलज की जल लाते हैं, यमुना की जल लाते हैं, भूमि जल लाते हैं, सबको दूषित करके अगर सीधा नाले से डाल देंगे उसमें तो वह नदी नहीं, एक सीवर कनाल बन जाता है। लेकिन अगर उसी को आप उस तरह की संयंत्र लगाए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, और उसको ट्रीट करके डाले, तो वह नदी के स्वरूप की तरफ वापस जाएगा। तो यही फर्क है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड समुदाय में। तो अनट्रीटेड वाटर अगर डाल दिया तो क्या होगा? इसको एक शब्द है इसके लिए, मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज। लेकिन अगर उसमें आपने डिसेंटली ट्रीटेड वाटर नहीं डाला, अनट्रीटेड वाटर डाला, तो आसपास के भूमिजल को प्रदूषित करके जो जान माल है, जो लोगों को पीने का स्रोत है, उस पे उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। अतिक्रमण हो रहा है, कई जगह उनको बिल्कुल पाट दिया गया है, मिट्टी भर के दूसरे कामों में ले लिया गया है। आज के समय में हमको उसकी अहमियत पता हो रही है कि भाई वो जोड़ जो है, वो लेक जो है, वो भूजल को रिचार्ज करती है, उसमें जैव विविधता होती है, उसमें जलीय जीव जंतु विचरण करते हैं, आसपास के क्षेत्र में जो है ठंडक बनाए रखती है, जिससे कि आज इतनी गर्मी हो रही है तो वो अर्बन एरियाज में जो हीट जनरेट होती है उसको ऑब्जर्व करती है, तो कूलिंग इफेक्ट रहता है लेक्स का अर्बन एरियाज में। पहली बात तो यह कि जिस स्रोतों से उसमें पानी आ रहा है, अगर किसी धारा से आ रहा है, कहीं भूजल से आ रहा है तो वो आए, वर्षा का आ रहा है तो वो आए, उसके जल स्रोत बंद ना हो, फिर उस पे कोई अतिक्रमण ना हो, फिर उसमें गंदगी ना जाए। आपको एक आर्टिकल आया था जिसमें आपने कहा था कि अनट्रीटेड वाटर को डायरेक्ट रिवर में डंप करने का क्या असर होता है? ये एक शोध का विषय है, इस पे अभी और जो विचार विमर्श की वैज्ञानिक निष्कर्ष की जरूरत है, क्योंकि कई जगह ये एक प्रयोग चल रहा है कि एसटीपी से जो पानी साफ कर दिया जाता है उसको आसपास के झीलों में भर दें। अभी तक क्या है कि हमारे एसटीपी की कार्य प्रणाली बहुत संदेहास्पद रहा है, उनपे बड़े बड़े प्रश्न रहे हैं, उनसे जो पानी शुद्ध भी हो रहा है उसकी क्या गुणवत्ता है वो हम नहीं जानते हैं। दूसरी ओर सरकार कुछ ऐसे नियम बना रही है कि एसटीपी से जो पानी ट्रीट हुआ है उसको किसी नदी में या किसी जल स्रोत में डाल सकते हैं। तो बिना एसटीपी द्वारा उपचारित जल की गुणवत्ता की जांच परख किए उसको किसी अन्य जल स्रोत में डालना, उसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर वो पानी में केमिकल हैं, उस पानी में अभी भी पोल्यूटेंट्स हैं, तो वो निश्चित तौर पे झील, वाटर बॉडी उसके जरिए भूजल को खराब करेंगे, और भूजल एक बार प्रदूषित होता है तो उसको उपचारित करना, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह के कदम बहुत देखभाल के उठाना चाहिए। जो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो सरकार गलती कर कहाँ पे रही है, और उसमें खर्चा मैक्सिमम किस चीज में हुआ है, साफ सफाई में या एसटीपी बनने में? अब वो बात एक ही है, सरकार फोकस कर रही है नदी की सफाई पर, ठीक है। नदी को सफाई से ज्यादा जरूरत है नदी को स्वास्थ्य को ठीक करने की। सफाई करने के लिए केवल नाले का पानी ना जाए, वो ट्रीट हो जाए, वो चीज है, मगर स्वास्थ्य ठीक करने के लिए नदी के बहुत सारी चीजें चाहिए। तो जो सरकार अपना मैक्सिमम पैसा खर्च कर रही है साफ सफाई पे, अगर वो पैसा खाली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के मेंटेनेंस पे खर्च किया जाए, उनको बनाने पे खर्च किया जाए, तो नदी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। साफ सफाई से नदी पे ऐसा कुछ खास असर नहीं पड़ने का। रिवर क्लीनिंग नदी सफाई पर खर्च कर रही है, एसटीपीज पे खर्च कर रही है। नदी को चाहिए रिवर रिवाइवल प्लान, नदी पुनर्जीवन प्लान। नदी पुनर्जीवन प्लान में उसके बहुत सारे आयाम हैं, जिस पर अगर ठोस योजना बना के काम किया जाए तो उसके अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिलेंगे। नदी के जलागम क्षेत्र में जो जल स्रोत नदी में आते हैं, जो सहायक नदियां आती हैं नदी में, उनकी स्थिति ठीक हो, नदी में बहते पानी की मात्रा ठीक हो, नदी के अंदर जलीय जीव जंतुओं की मात्रा ठीक हो, तो रिवर रिवाइवल प्लान इन सभी को चीजों को देखता है, और उसका एक छोटा हिस्सा होता है रिवर क्लीनिंग। तो अभी सरकार का पूरा जो ध्यान है, पूरा जो बजट है, वो रिवर क्लीनिंग पे जा रहा है, जिसमें एसटीपी बन रहे हैं, नदी के घाट बन रहे हैं, सीवरेज लाइन्स बन रही हैं, वो चीजें हो रही है। ये एक्शन प्लान बंद कब होते हैं? ये एक्शन प्लान फेज 2 2013 में बंद हुआ था,
और 2013 में ही यमुना नेशनल प्लान फेज 3 स्टार्ट हो गया था, पर उसकी एंडिंग डेट कब है कि यमुना नेशनल प्लान फेज 3 बंद कब हो? नहीं, ये क्या है जो फाइनेंशियल प्लानिंग में कई बार चूक हो जाती है। ये मानते हैं कि एक विजन से एक प्रोजेक्ट चलाई जाती है, बाद में 1-2 साल बाद उसमें फंडिंग आना कम हो जाता है। ये फैक्ट है, कई प्रोजेक्ट्सों में हुआ, तो जिस कारण से लैक ऑफ फंडिंग से आगे उसमें विस्तार नहीं हो पाता है। लेकिन एक बात बताऊं, जो लोग उस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, अगर वो सही तरीके से आकलन करके सरकार से पैसा मांगे, तो सरकार के यहाँ आज दूसरी समस्या है जो मैंने काफी लोगों से बात की, सही तरह से पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं एंड लॉट ऑफ आइडल मनी इज, सही तरह से खर्च करने वाले लोग नहीं है। ये समस्या है जो उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज है, क्या उन्होंने आकलन करके पैसा मांगा? नहीं मांगा। अब आप कहोगे कि वो भी सरकार में है। नहीं, सरकार तो जनता है, लेकिन इसके लिए जो जनप्रतिनिधि है वो आगे आवे। वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वैसे वैसे पता लगता है कि किस क्षेत्र से कितना और गंदा जल आ रहा है, कहाँ पर एसटीपी बनाने की जरूरत है। और क्या होता है, कोई भी योजना, इस तरह की योजना एक ही बार में सब जगह के लिए नहीं बन सकती। गवर्नमेंट इसको फेज वाइज मैनर में ही कर सकती। पहले दिल्ली में एक एरिया में फोकस किया, जब दिल्ली कवर हो गया तो दिल्ली के बाहर की जगह गए, या पता लगा कि यहाँ से ज्यादा प्रदूषण नदी की तरफ आ रहा है तो वहां इंटरवेंशन किया। फिर धीरे धीरे उसको अनफोल्ड करते हैं, उसको दूसरी जगहों पे भी ले जाते हैं ताकि नदी में जो प्रदूषण है, प्रदूषित पानी वो कम से कम आए। अभी कुछ, जहां तक मेरी जानकारी, कुछ योजनाएं उस यमुना एक्शन प्लान की भी अभी चली रही हैं और बंद नहीं हुआ है। उसमें नमामि गंगे का ज्यादा, एनएमसीजी का ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ज्यादा फंड वहां से आ रहा है। ये भी हो सकता है कि सरकार पूरी तरह से यमुना एक्शन प्लान का जो काम है वो रोके, उसको एनएमसीजी नमामि गंगे के अंतर्गत ले आए। पर चाहे वो गंगा एक्शन प्लान हो चाहे यमुना एक्शन प्लान हो, अब गंगा एक्शन प्लान से नमामि गंगे हो गया तो योजना तो बंद नहीं हुई। उद्योग धंधे रहेंगे तो गंदा पानी भी जनरेट होगा, सीवेज भी जनरेट होगा, तो उनको निरंतर उनको ट्रीट करने की भी जरूरत पड़ती रहेगी। अब एक एसटीपी बना दिया है आपने एक इलाके में, तो जब तक वहाँ पॉपुलेशन है, जब तक वहाँ वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, तब तक तो उसको काम करना ही है। जब एक्शन प्लान कोई फेज बंद होता है तो उसी साल अगर नया एक्शन प्लान स्टार्ट होता है, बट उसी को स्टार्ट क्यों नहीं करते? न्यू एक्शन प्लान अलॉट नया मनी क्यों? ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन है। नो, दैट्स गुड क्वेश्चन। लेट अस से आप एक कार्य को लिए, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए अब यह अच्छा सुझाव है कि ऑल द लेफ्ट ओवर वर्क ऑफ अर्लियर एक्शन प्लान शुड बी इनिशिएशन ऑफ द नेक्स्ट एक्शन प्लान। यह सुझाव दी जा सकती है, शायद बहुत जगह होता है, लेकिन जो डीपीआर बनाते हैं यह उनका कार्य है, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि पुराने एक्शन प्लान में जो जो कमियां रह गई, जो छूट गया, उसको न्यू एक्शन प्लान में शुरू का काम रखे। तो ये प्रोजेक्ट प्लानर की काम है। हाँ, अब है कि नहीं हो पा रहा है, आवाज उठाइए। सरकार जो है काफी, मतलब जनता के आवाज अगर करेंगे तो मजबूरी से पूछेगी। एक्शन प्लान फेज स्टार्ट होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर गवर्नमेंट उसी प्लान में पैसा इन्वेस्ट करी दोबारा से, तो वो ढोल पीटने के लिए कम पड़ेगा जनता के सामने। इसलिए वो एक तो नया फंडिंग मिल जाएगी, साथ में ढोल पिट जाएगा, मैंने कोई नई चीज शुरू करी, तो मैं ऐसा मानता हूँ। तो क्या मानते हैं? नहीं, आप शायद एक चीज और मानिए, बहुत सारी ये स्कीम जो है ना, वर्ल्ड बैंक फंडिंग होता है, बाहर की फंडिंग्स भी आती है। अब आप मान लो, आपको गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से समझाते हैं कि आपको कुछ पैसे दिए गए कक्षा 11 की किताब खरीदने के लिए, आपने लिस्ट बनाई, ले ली, कुछ किताबें आप उस पैसे में खरीद नहीं पाए। अब फिर जाओगे, बोलोगे कक्षा 11 की किताब खरीदनी है, सवाल उठेगा कि पिछली बार भी कक्षा 11 की किताब खरीदने आए थे तो क्यों नहीं खरीदा पूरा? तो इस बार आप जाओगे, बोलोगे +2 की किताब खरीदनी, तो नया नाम आया तो उसमें 11वीं की किताब भी खरीद सकते, 12वीं की भी किताब खरीद सकते। ये कुछ ऑपरेशनल इश्यूज होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में। लेकिन मुख्य चीज है कि फोकस नहीं हटना चाहिए कि जो पुराने प्रोजेक्ट का लेफ्ट ओवर है वो नए प्रोजेक्ट का इनिशिएशन होना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं कि उसी को ही आगे बढ़ाओ से न्यू एक लॉन्च न्यू कर दो, लॉन्च करी क्यों नहीं? अलॉट करते ना पैसा, तो अलॉट किया जा रहा है ना, ये तो नहीं पैसा रोक दिया, पैसा अलॉट। हाँ, अब जो मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूँ, एक्टिविस्ट लोग भी ये सवाल कर रहे हैं, फिर हम प्रोग्रेस कैसे लेंगे? अगर आप सरकार में बैठे हैं तो एक प्रोजेक्ट को एक जगह बंद करके उसका आकलन करना पड़ता है। तो जब तक बंद नहीं करोगे ना, कंप्लीट ऑडिट प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। आप ऑन गोइंग, वो उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि तो फिर फेज 1 फेज 2 करना पड़ेगा, फिर फेज 1 फेज 2 आएगा। तो मतलब कहीं देखो, आप एक
आकलन करने के लिए यू हैव टू स्टॉप समवेयर, नहीं तो देयर आर चांसेज ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, इफेक्टिव वर्क नहीं हो। तो ये वेल थॉट स्ट्रेटजी है, इससे थोड़ा सा झुंझलाहट होता है। एक ही नाम से आ रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेज 1 का आकलन करके ही स्टेज 2 पे जाएंगे। अगर स्टेज 1 ही आज चलाते रहते ना तो कभी वो प्रोजेक्ट का कंप्लीट आकलन नहीं हो पाएगा। जो स्टेज 1 के आकलन में जो लेफ्ट ओवर है वो स्टेज 2 के शुरुआत में आनी है, ये ध्यान रखनी है बस। तो अगर यमुना रिवर का पानी वजीराबाद पर रोक लिया जाता है तो फिर वो पानी जाता कहाँ है? दिल्ली में जो यमुना का पानी आता है पीने के लिए, वो नदी के जरिए नहीं आ रहा, वो एक नहर के जरिए आ रहा, पश्चिमी यमुना नहर के जरिए। और दिल्ली के पास में पल्ला एक जगह है जहाँ वो एक अलग से बरसाती एक नाला है, ड्रेन नंबर 8, उसके जरिए वो डाला जाता है और वो फिर बह के वजीराबाद पर पहुंचता है। तो वजीराबाद पर पहुंचाया जाता है वो पानी केवल इसलिए कि दिल्ली के पीने की पानी की जो जरूरत है वो मीट हो सके। वो इसलिए नहीं होता है कि नदी में बहाव बने, और वो अधिकांश पानी वहीं पर रोक लिया जाता है। इसलिए आप देखेंगे वजीराबाद के ऊपर और नीचे नदी की बिल्कुल अलग तस्वीर मिलेंगी आपको। नदी के वजीराबाद के ऊपर आपको दिखेगा थोड़ा सा रुका हुआ पानी खड़ा है, तालाब झील बनी हुई है, और ठीक वजीराबाद के नीचे आप देखेंगे कि एक बड़ा सा नाला आके उसमें मिल गया है। वैसे तो दोनों तरफ से नाले आते हैं, और अचानक से नदी का रंग जो है मटियाले से काला होता चला गया और नदी में बदबू आनी शुरू हो गई, और आगे धीरे धीरे और नाले मिलते हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न था कि नदी का पानी कहाँ जा रहा है, तो हथनीकुंड बैराज पर जो कि यमुनानगर में है, हरियाणा में, वहीं पर कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि नदी का 99% जो पानी नहरों में बांट लिया जाता है, जो बाद में सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए, पेयजल के लिए दिया जाता है। तो नदी का जल का अधिकांश हिस्सा 99% का करीब पानी वहीं पर नहर में निकाल लिया जाता है। नदी के नीचे नाम मात्र का पानी रह जाता है, कोई बहाव नहीं होता है, नदी सूखनी शुरू हो जाती है। तो वो कौन सा कदम है जो सरकार अभी नहीं उठा रही, और जिसको अगर उठाया गया तो उससे यमुना रिवर का पानी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा? दिल्ली में जो यमुना नदी की स्थिति है उसके बहुत सारे कारण दिल्ली में है, बहुत सारे कारण दिल्ली से ऊपर हैं। जब तक यमुना नदी के पानी का बंटवारा नहीं रुकेगा, पानी का दोहन नहीं रुकेगा, जब तक यमुना नदी में खनन का कार्य नहीं रुकेगा, जब तक यमुना नदी के क्षेत्र में अजैविक खेती होती रहेगी, केमिकल फार्मिंग और वाटर इंटेंसिव फार्मिंग होती रहेगी, तब तक दिल्ली में यमुना नदी की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। और यमुना नदी में उसका बहता पानी लौटाना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ रिसर्चर ने कहा था कि जब तक हरियाणा, पंजाब और यूपी को यमुना रिवर से पानी मिल रहा है, जब तक उन्हें कोई टेंशन नहीं है, पर जिस दिन उन्हें पानी कमी आनी शुरू रहेगी उस दिन वे इसके लिए आवाज उठाएंगे और आंदोलन करेंगे यमुना रिवर पोल्यूशन के लिए। तो क्या ऐसा मानते हैं? ऐसा होता है। अब दिल्ली को पीने का पानी अगर यमुना से मिल रहा है, आप देखिए हर महीने कभी बहुत सारी जगह दिक्कतें होती हैं। जब प्रदूषण बढ़ जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करना बंद कर देते तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फिर भी एक बहुत सीमित दायरे में सोचा जाता है सरकार के द्वारा, विभागों के द्वारा, जनता के द्वारा, कि वो पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, कैसे मिल पाए, वो यमुना से आए या भूजल से आए या गंगा से आए, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी कितनी बड़ी कीमत नदी चुका रही है। कैसे हम नदी पर अपने पीने के पानी की आश्रितता को, डिपेंडेंस को कम करें, कैसे हमारा कम से कम गंदगी नदी में जाए, उनकी चिंताएं, प्राथमिकताएं ये नहीं। अगर रिवर फ्लो हो रहा है तो उससे नदी कैसे साफ हो जाएगी, क्योंकि पोल्यूशन तो उसमें जब भी उतना ही जा रहा है। वो ये है कि नदी में बहता जल, अविरलता, नदी अविरल बहती रहे, वो पहली प्राथमिकता है। अगर नदी अविरल बह रही है, गंगा और यमुना, तो नदी अपने बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकती। जैसे यमुना में भी आज उसके बहते जल का पानी उसमें बह रहा हो, उसके बहते जल का अच्छा खासा प्रतिशत, 60-70% नदी में बह रहा हो, तो जो प्रदूषित पानी आ रहा है ना, नदी एक काफी हद तक उसको डाइल्यूट कर दे। आप प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल को जानते हैं, IIT कानपुर? हाँ जानते हैं। एक लता जी का गाना है जिसपे हर देश प्रेमी को आंसू आ जाता है। कौन सा गाना है? ऐ मेरे देश के प्यारे। उसमें कहा गया है कि जो देश की आजादी हुई ना, वह उन नेताओं का योगदान है, लेकिन बहुत सारे बावले, मतवाले, जिनको न कोई पद चाहिए था, न जिनको कोई चीज चाहिए, वह उस आंदोलन में कूद कर अपनी जान को गंवाए, अपने सुख को गंवाए। उनका सबसे बड़ा योगदान है देश की आजादी में। नेतागण को तो कुछ न कुछ पद मिला, कुछ शोहरत मिली, इज्जत मिली, अच्छी जिंदगी मिली, उन बावलों को कुछ नहीं मिला। वो एक बावले थे पर्यावरण युद्ध में। मतलब ये सम्मानित है। देखिए, एक सोच पे, एक विचार पे, हो सकता है मैं उनसे सब पूरी तरह भी न सहमत हूं, लेकिन वैसे योद्धा का सम्मान करना है जिसने एक सही दिशा में सोचकर
और उस मुहिम के लिए अपने आप को त्याग दे दिया, सम्मानित योद्धा है। लेकिन एक चीज मैं हर युवा से फिर कहूंगा कि हर आदमी उनकी तरह अगर नहीं चल सकता, आपको जीवित रहकर संघर्ष करते रहनी है, अपनी आवाज उठानी है, सही आवाज उठानी है, सही तरीके से उठानी है, देश हित में आवाज उठानी है। हर आदमी अगर शहीद हो जाएगा तो फिर आवाज कौन उठाएगा? तो हर युवा सम्मानित है। प्रोफेसर GD अग्रवाल श्रद्धेय है, रेस्पेक्टेड है। उन्होंने एक मुहिम छेड़ा है, हर लोग उस आवाज को उठाएंगे। स्वस्थ रहकर, कुशल रहकर आप आवाज उठाएंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे, कार्य